Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is succession planning. ट्रस्ट का क्या रोल है सक्सेशन प्लानिंग के अंदर? आज के 5 a.m. सेशन में हम इस पे बात करने वाले हैं। सक्सेशन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर? ओके, राइट। आज का जो टॉपिक है सक्सेशन प्लानिंग, ये बेस्ड है जो डिस्कशन हुई है सीए प्रशांत कपूर जी से, जो कि केपीएमजी के अंदर हैं और स्पेशलिस्ट हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। स्पेशल थैंक्स है राहुल जैन जी को, बिजनेस कोचिंग इंडिया, जो हमारा कल एलुमनाई का सेशन हुआ और बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन हुई है सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर। तो नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द टॉपिक ऑफ टुडे। करते हैं शुरुआत। सक्सेशन प्लानिंग, फैमिली बिजनेस, बिजनेस रन कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब फादर ने बिजनेस शुरू किया हुआ है, अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया बड़ी मेहनत करके। अब दो भाइयों ने भी बिजनेस के अंदर आने की तैयारी की हुई है, बच्चे बेटे हैं। अच्छा, अब दोनों ब्रदर के भी ना आगे आगे 2 से 3 बच्चे हो गए, फैमिली बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। क्या होता है फैमिली बिजनेस के अंदर? लंच इकट्ठे करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, बिजनेस लंच इकट्ठे कर रहे हैं। फैमिली बिजनेस शुरू किया था फादर ने, तो बच्चे आए, बच्चों के आगे बच्चे हुए, इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब ये जो फैमिली बढ़ती चली जा रही है ना, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती चली जा रही है, रोल क्या है? मेंबर तो आते चले जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, लंच भी इकट्ठे कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बिजनेस के अंदर। किसका क्या रोल है? रोज किस किस को क्या क्या करना है? अगर वो खुल के बात करते हैं, अब जितने लोग उतनी बातें। अब हर एक का अपना बिजनेस आइडिया है, किसी का कोई माइंडसेट है, किसी का कुछ माइंडसेट है, बात कर रहे हैं। अगर वो खुल के बात करते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं इस बात का गलत मतलब ना निकाल ले। अब ये फैमिली बिजनेस ना बन के एक बड़ा ही टेंस सा माहौल बनना शुरू हो गया है। हर किसी का डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट माइंडसेट है। तो पॉइंट मैं क्या लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे? पॉइंट मैं यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन फैमिली मेंबर जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर कोई बिजनेस के अंदर आता चला जा रहा है। किसका क्या रोल है, क्या करना है, किस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है, वो एक ना बहुत बड़ा कारण बन रहा है डिस्प्यूट का फैमिली बिजनेस के अंदर। चलो एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। फैमिली बिजनेस पहले ना ऑप्शन रहा करते थे फैमिली के अंदर, कि जब क्या ऑप्शन थे? ऑप्शन ये थे कि फैमिली बिजनेस के अंदर जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे क्या बनते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट। शुरू में पुराने जमाने में ठीक है, अब बच्चे को पढ़ा लो, लिखा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, जो नहीं बनेगा वो कहाँ पर आएगा? बिजनेस के अंदर। कर लो जी, ज्वाइन कर लो फैमिली को, बिजनेस को ज्वाइन कर लो। और आज की डेट में ना, आज की डेट में, अच्छा वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए नहीं बन रहे हैं, अब उनके माइंड में ना बहुत सारे एंडलेस ऑप्शन है आज की डेट में हमारे बच्चों के अंदर। मार्केट ना फ्लडेड है इंफॉर्मेशन के साथ में। यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल लीडर है, स्पीकर है, और जाने कौन कौन से लोग हैं, और बहुत 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 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बच्चा जो है जब बिजनेस में ज्वाइन करता है ना, तब उसका माइंड सेट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, अब वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कि नहीं चाहता, वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। वेरिड तरह के आइडियाज और इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। यंग जनरेशन का जो वेरिड माइंडसेट है ना, और जो बिलीफ सिस्टम आज की डेट में क्रिएट हो चुका है, तो एक ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है फैमिली बिजनेस के अंदर। डिफरेंट तरीके से और समझते हैं। एक बिजनेस ओनर है, उसका पहला बेटा
उसका ना पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है। किसका? फैमिली के अंदर एक बेटे का माइंडसेट तो पूरी तरह से फादर की तरह एंटरप्रेन्योर है, बहुत कॉम्पिटेंट भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। लेकिन दूसरा जो बेटा है ना, उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किसके अंदर है? म्यूजिक के अंदर है। लेकिन है अब दोनों बिजनेस के अंदर, माइंडसेट डिफरेंट हो गया। आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अब उसका दूसरे वाले का माइंडसेट तो है नहीं बिजनेस का, लेकिन अब उसका क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्किल दूसरे बेटे के नहीं है, लेकिन क्योंकि फादर का बेटा है तो बिजनेस के अंदर आता जाता है। बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो यही माना जाएगा ना कि भाई हक तो बराबरी का है, जो नेटवर्थ क्रिएट हो रही है, वेल्थ क्रिएट हो रही है। अब क्या करें? अब क्या करें? जब जब इस तरह की सिचुएशन बिजनेस के अंदर फील हो रही है ना, तो जनरेट हो रही है नीड। क्या जनरेट हो रही है? नीड। फैमिली बिजनेस के अंदर सक्सेशन प्लानिंग कब करनी है? सक्सेशन प्लानिंग तभी विचार आता है, तभी एस्पेक्ट आती है उसकी, जब उसकी नीड जनरेट होती है, ट्रिगर होती है कि अब ना समय आ गया है सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सोचने का। क्या समझे? क्या समझ रहे हो? मैं बहुत सिंपल वर्ड के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि फैमिली बिजनेस जो फादर ने शुरू किया, दो बच्चे हैं, एक का इंटरेस्ट है, एक का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है, नहीं है। लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस तो तभी सर्वाइव करेगा ना जब उसकी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है। बहुत 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 इफेक्टिव है उसकी मैनेजमेंट बिजनेस की, और बिजनेस माइंडसेट के अंदर। क्योंकि बिजनेस करना ना एक स्किल है। बिजनेस करने के लिए एक विजन चाहिए, पैशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एक सिस्टम ड्रिवन एक एस्पेक्ट चाहिए। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कंपटीटर तो नहीं खड़ा हो रहा मेरे प्रोडक्ट के अंदर, क्या स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन हो रही है। एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ में जो उसको मैनेज करने वाले लोग हैं ना, वो उसको मैनेज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बच्चों का माइंडसेट भी वही वाला होगा। तो क्या बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा? कुछ डाटा मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, किस तरह से फ्यूचर के अंदर डाटा जनरेट हो रहा है बिजनेस का। करूंगा बात उसके बारे में। बिजनेस ओनर को ना टाइमली डिसीजन ले लेना चाहिए कि जब भी ये नीड एराइज हो रही है, क्योंकि 85%, माय डियर फ्रेंड, 85% बिजनेस ना फैमिली ओन्ड है इंडिया के अंदर। 85% बिजनेसेस। आप कह रहे हो कैसे? अब उठा लो आप ना, जो सेंसेक्स है उसी को उठा लो। सेंसेक्स के अंदर जो कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट करके बनाती हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो टॉप 100 कंपनीज है, उसके अंदर देखो जो नाम आ रहे हैं, 85% कंपनी आपको कौन सी मिलेंगी? फैमिली ओन्ड बिजनेस है। अपने आसपास देख लो, इन्वायरमेंट में देख लो, 85% बिजनेस जो है वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है। सिर्फ 30% बिजनेस सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर हो रहे हैं। ये डाटा है, ये फैक्ट है, ये पब्लिक डाटा है। सिर्फ 30% बिजनेस कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? सेकंड जनरेशन में। मतलब कि 70% बिजनेस, आज जो बिजनेस चलते हुए देख रहे हो ना आप, चलते हुए देख रहे हो, उसमें से 70% बिजनेस जो है वो ओनर के साथ ही खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही, जिसने बिजनेस शुरू किया है। ये डाटा है, ये हमें कुछ हिला के बता रहा है, ये हमें जता रहा है सक्सेशन प्लानिंग की नीड के बारे में मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। मतलब क्या है कि 13%, मात्र 13% बिजनेस जो है वो थर्ड जनरेशन तक जा पा रहे हैं। आज बहुत नाम है बिजनेस का, पता लगे 70% बिजनेस ही खत्म हो गया उसके अंदर से। बहुत नाम है आज बिजनेस का, उसमें से सिर्फ 100 में से 13 बचे हैं। 87 तो है ही नहीं बिजनेस जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर गए हैं। सक्सेशन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? एक लाइव एग्जांपल है। सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की रिलायंस कंपनी देखो, फर्स्ट जनरेशन कहां पर आई? धीरू भाई अंबानी के बाद। जब उनके दोनों बच्चे आए, मुकेश और अनिल अंबानी, मालूम ही है ना आपको क्या हुआ था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का? क्या हुआ था? क्या हुआ था? उसके बाद फिर फैमिली के अंदर सक्सेशन प्लानिंग की जब जंग होनी शुरू हुई, मुकेश अलग, अनिल अलग। अनिल तो खत्म ही है, उसने तो खुद ही डिक्लेयर कर दिया कोर्ट के अंदर। अब जब थर्ड जनरेशन आ रही है
तो थर्ड जनरेशन के अंदर भी आपको पता है कि रिसेंटली एजीएम के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से तो तीनों बच्चों के अंदर बिजनेसेस को डिवाइड किया है। उन्होंने तो प्लान कर लिया, उन्होंने तो प्लान कर लिया। वेल्थ की कमी है क्या, पैसों की कमी है क्या, बिजनेस की कमी है क्या, कि जैसे ही ये फैमिली वाला एंगल टच करता है बिजनेस के अंदर सेकंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में, तो हमें ना अवेयर होने की बात है, आसपास के एनवायरनमेंट को देखने की बात है कि सक्सेशन प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। अब आप देखो 1970 के दशक के अंदर बड़ा नाम था ना मोदी ग्रुप का, मोदी ग्रुप का बहुत नाम था। वो अलग बात है क्या दूसरा वाला मोदी का नाम है, बट मोदी ग्रुप में बिजनेस की बात कर रहा हूं, बहुत नाम था। ऐसा लगता था कि ये तो बस ना सारी इंडिया के अंदर अगर कोई वेल्दीएस्ट ग्रुप है तो मोदी ग्रुप है, जो कि बहुत बड़ा चल रहा है और शताब्दियों की शताब्दियों तक ये बिजनेस करता चला जाएगा। आज कहाँ है मोदी ग्रुप, थापर ग्रुप कहाँ पर है, नहीं नहीं बता। जाओ 1960s के अंदर, जाओ 1970s के अंदर, गूगल को सर्च करो, बात करो मोदी ग्रुप की, थापर ग्रुप की बात करो, पता लगेगा आपको। डाबर, डाबर कंपनी जो है ये एक बड़ा ही लीडिंग एग्जांपल है। डाबर ये 1970s वाला ही है। इसने क्या किया है, फाइनली क्या किया डाबर ग्रुप ने, ओनरशिप तो फैमिली के पास है डाबर ग्रुप की आज की डेट के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट सारी की सारी कहां पर शिफ्ट कर दिया डाबर ग्रुप ने, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। क्या मतलब हुआ कि ये थापर ग्रुप तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, मोदी ग्रुप तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन डाबर वाला 70 वाला ग्रुप अभी भी चला जा रहा है। तो इस ग्रुप ने क्या किया हुआ है, सक्सेशन प्लानिंग की हुई है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या किया हुआ है। जो बिजनेस ओनर है ना, जो फैमिली है जो बिजनेस रन कर रही है, वो एक्चुअली मैनेजमेंट करते ही नहीं है बिजनेस की। मैनेजमेंट तो सारी की सारी प्रोफेशनल सीईओ के पास आ चुकी है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर। तो मैनेजमेंट ने क्या किया था, डाबर ने अपने आप को कुछ हिस्सेदारी मार्केट के अंदर बेची, तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट पैसा फैमिली के पास आया। कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है उसको डिविडेंड की फॉर्म के अंदर अपना शेयर होल्डिंग अनलॉक करने से पहले क्या किया था, डिविडेंड डिक्लेयर किया था, पैसा ओनर के पास आया। बिजनेस फैमिली के पास पैसा आया थ्रू डिविडेंड, बिजनेस फैमिली के पास पैसा आया थ्रू सेलिंग ऑफ सम ऑफ द पोर्शन इन दी ओपन मार्केट, और उस पैसे का क्या किया, नेटवर्थ क्रिएट हो गई है। अब नेटवर्थ क्रिएट होने का क्या मतलब हो गया कि फैमिली के पास जो पैसे आए उस पैसे को उसने न्यू एज बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। न्यू एज जैसे एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर, हेल्थ बिजनेस के अंदर, वहां पर एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया। और डाबर अपनी कंपनी को भी वो क्या समझ रहे हैं, अपनी कंपनी को भी वो समझ रहे हैं कि हम अपनी डाबर कंपनी के भी इन्वेस्टर हैं। अब डे टू डे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये वो एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर किए जा रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि सक्सेशन प्लानिंग मेरे दोस्तों कितनी 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 इंपॉर्टेंट है। देखा ना आपने, आप बड़ा क्लियर कट देख चुके हो कि 30% बिजनेस ही सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं और सिर्फ 13% बिजनेस ही थर्ड जनरेशन में जा रहे हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, वहां से डाबर का एग्जाम्पल आपको निकल के क्लियर हुआ। आपने कहा ठीक है, जुनून समझ आ गई, आगे बढ़ो। लो, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ने ना पूरा पसीना बहाया, खून पसीना जिसे बोलते हैं ना, खून पसीने की गाढ़ी मेहनत के साथ में ना फर्स्ट जनरेशन बिजनेस खड़ा कर रही है। और उनकी जिंदगी को देखो जरा, फर्स्ट जनरेशन की जिंदगी को। जैसे एमडीएच है, एमडीएच में जो माशा हट्टी वाले जो हैं वो पाकिस्तान से आए, मसाले बनाते थे और करते 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 उन्होंने पूरी जान मार दी उस बिजनेस के अंदर और एक लेवल तक खड़ा कर दिया। हेवल कंपनी के अंदर भी कहाँ वो चांदनी चौक और वहां पर वो भागीरथ प्लेस वाला एरिया के अंदर क्या छोटे मोटा सामान बेचा करते थे, करते करते फिर हेवल को खरीदा और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर गए। तो फर्स्ट जनरेशन की जिंदगी ना, जवानी तो क्या अपनी मिडिल एज तक ना, उनकी लाइफ पूरी की पूरी भरी पड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन ली है। धीरू भाई अंबानी को देखो कैसे उन्होंने बिजनेस खड़ा किया होगा, इन्फोसिस कंपनी को देखो किस तरह से उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में पूरी की पूरी जान लगा के जिंदगी में ना, जिंदगी में जबरदस्त बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए ना आगे बढ़े हैं वो। जिंदगी भरी पड़ी है प्रॉब्लम के साथ में। जैसे
और पैशन के साथ में उसको हैंडल किया है। सेकंड जनरेशन, वो वैल्यू सिस्टम मिस हो गया है, क्योंकि सब बना बनाया पका पकाया मिल रहा है। वो वो लगन, वो जज्बा, वो मेहनत, वो क्लाइंट को सर्विस देने की भावना, वो रिस्पेक्ट, वो अपने स्टाफ को साथ में लेके चलने की भावना, वो कहीं ना एजुकेशन सिस्टम के द्वारा या टाइमली सही तरीके से उनको बिजनेस में एंटर ना करने की वजह से ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना देने की वजह से, पहले दिन से ही उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर छोटे साहब बना के, डायरेक्टर साहब बना के करने की वजह से वो वैल्यू सिस्टम शायद मिस हो गया। तो सेकंड जनरेशन ना उस वैल्यू की टच में है नहीं, या सेकंड जनरेशन ना आज के यूट्यूब के इन्फ्लुएंस के अंदर ना इंटरेस्टेड ही नहीं है। सेकंड जनरेशन आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ना मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से इंटरेस्टेड है ही नहीं बिजनेस के अंदर, और हर जगह पे टोका टोकी गलतियां निकालना, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पेरेंट्स तो, फादर तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो कभी घर में टाइम पर आए नहीं, तो क्या फायदा ऐसा बिजनेस करने का। मम्मी से बनती नहीं है, सारा दिन काम में लगे रहती हैं, बच्चों के लिए समय दिया नहीं है। तो सेकंड जनरेशन ना गुस्से में है फर्स्ट जनरेशन के प्रति। 85% फैमिली ओन बिजनेस है, और अब 70% बिजनेस जो है वो पहली शॉट के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड जनरेशन तक वैल्यू सिस्टम पहुंचा नहीं या वो इंटरेस्टेड हुए नहीं। देखो सेकंड जनरेशन है, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकया ही वो ये वाला बिजनेस करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। चलो करना चाहते हैं, वर्दी भी है क्या वो बिजनेस करने के लिए? अगर वर्दी होंगे तभी तो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, अगर नहीं तो ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर आएगी कैसे? सक्सेशन प्लानिंग आज से ही करनी है, जैसे ही आपको ट्रिगर हो गई है नीड अपने बिजनेस के अंदर। देखो इमोशंस तो बहुत है हमारे अंदर कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरी बेटी रानी बनेगी, और ये कर देंगे बिजनेस को, ये संभाल लेंगे, कमाल कर देंगे, और बिजनेस को ना चला लेंगे, संभाल लेंगे, कर लेंगे। लेकिन बिजनेस के अंदर इमोशंस की कोई जगह नहीं है, कोई जगह है ही नहीं इमोशंस की। सिर्फ कॉम्पिटेंट पीपल ही बिजनेस को रन कर सकते हैं, सिर्फ कॉम्पिटेंट पीपल बिजनेस को रन कर सकते हैं। अब वो हमारे बच्चे हैं, कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे हैं इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बिजनेस को रन कराना है सक्सेशन प्लानिंग के द्वारा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही रन कर सकती है बिजनेस को। सेलेबल और स्केलेबल। सेलेबल बिजनेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मुझे किसी को सेल करना पड़े ना तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसमें जो एक बार चीज कर ली और वो मॉडल अगर अपने आप में स्केलेबल है तो वो बिजनेस है। तो बिजनेस इमोशंस पे नहीं चलता, कंपिटेंट पीपल ही बिजनेस को रन करते हैं एज ए स्केलेबल एंड सेलेबल मॉडल। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एंड 61% डिस्प्यूट कोर्ट्स के अंदर जो आज की डेट में चल रही है ना, वो इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ को लेके चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हजारों लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, बिजनेस के डिस्प्यूट हो रहे हैं। 61% क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ को लेके। ये नीड है सक्सेशन प्लानिंग की। देखो वेल्थ का जो डिस्प्यूट है ना, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो झगड़ा 5 करोड़ का है कि 5,000 करोड़ का है। हमें लगता है ना कि अब बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, अब 5-5 हजार करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो गई है, तब कहीं जाके फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होगा। नहीं भाई, डिस्प्यूट तो 5 करोड़ के लिए भी हो जाता है, 50 लाख के भी हो जाता है, 5 लाख के भी हो जाता है। अमाउंट मैटर करता ही नहीं है, अमाउंट मैटर करता ही नहीं है। देखा ना 61% केसेस पड़े हुए हैं। अमाउंट तो मैटर करता ही नहीं है, मैटर करती है क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी और ईगो। उसको ज्यादा कैसे मिल गया, चाहे उसको ना 1 स्क्वायर फीट ज्यादा मिल गई जगह, 1 स्क्वायर फीट के पीछे ना सर काटने की नौबत आ जाती है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब कि फर्स्ट जनरेशन ने पूरी अंपायर खड़ी की और सेकंड जनरेशन का झगड़ा क्या चल रहा है, मेरा हिस्सा कितना और तेरा हिस्सा कितना। चल मेरा इतना तेरा इतना, तेरे को वो प्लॉट फालतू कैसे मिल गया, तेरे को ये, उसको ऐसे कैसे हो सकता है।
चल करो डिस्प्यूट, करो डिस्प्यूट, वेल्थ डिस्प्यूट, अमाउंट नॉट मैटर, इक्वालिटी, और ये ईगो जाने कहां से आ जाती है। 1 स्क्वायर फीट भी फालतू नहीं देंगे। वेल्थ के झगड़े, सक्सेशन प्लानिंग, फैमिली बिजनेस, रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? आसपास के माहौल को देख पा रहे हो? ना ना, ये तो मेरे पड़ोसी के यहाँ पर होता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ना, अब सबसे पहली चीज तो ना एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, इसका नाम है फैमिली ऑफिस। अब ये क्या होता है फैमिली ऑफिस? फैमिली ऑफिस ये है कि फर्स्ट जनरेशन को जैसे ही ये नीड अराइज होनी शुरू हो गई ना कि अब ना सक्सेशन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चे आ गए हैं बिजनेस के अंदर, परिवार बड़ा हो रहा है, ब्रदर बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, और अब ना कोई संभावना ऐसी बन सकती है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? फैमिली ऑफिस सबसे पहला स्टेप है। ये इंटरनल है, इसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फैमिली ऑफिस वाली एक ना विचारधारा आपको लेके आनी है। क्या मतलब होता है? फैमिली ऑफिस अलग है, कंपनी की प्रोफेशनल मैनेजमेंट अलग है। फैमिली ऑफिस में फैमिली के लोग बैठेंगे, यानी कि फैमिली के लोग बैठेंगे। अब फैमिली के लोग बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बिजनेस अलग चल रहा है। बिजनेस की डिसीजन को बिजनेस की मैनेजमेंट लेगी, सारी की सारी फैमिली फैमिली उसमें बैठेगी। अभी क्या हो रहा था, कॉन्फ्रेंस रूम में जो सारे लंच टेबल पे बैठे हुए हैं और मिलके बिजनेस कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस रूम आपका ना बोर्ड रूम नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस रूम जहां पर आप बैठ के लंच करते हो, किसकी रोल की क्लैरिटी नहीं है, किसने क्या करना है, चाचे का बेटा आ गया, मम्मी का बेटा आ गया, वो करेंगे। वो सारे के सारे फैमिली ऑफिस का पार्ट है। फैमिली ऑफिस में से अगर कोई कंपिटेंट है तो उसको कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर स्पेसिफिक रोल दिया जा रहा है। चाहे वो सीईओ का रोल है, तो चाहे सीएफओ का रोल है, तो चाहे वो प्रोडक्शन वाले का रोल है, तो चाहे जिसका भी रोल है वो दिया जाएगा कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर। बाकी सारी फैमिली बैठी है फैमिली ऑफिस के अंदर, और फैमिली क्या मैनेज करती है? वेल्थ मैनेज करती है। एज ए ओनर फैमिली ऑफिस वेल्थ मैनेज करती है, नेट वर्थ मैनेज करती है। फैमिली ऑफिस ने अगर अपनी और नेटवर्थ नहीं जनरेट की हुई, तो फैमिली ऑफिस के लिए कंपनी का बिजनेस ही उसकी अभी पहली नेटवर्थ है, जिसको वो एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं। और प्रोफेशनली कंपनी मैनेज हो रही है। मतलब क्या हुआ कहने का? मतलब ये हुआ कि अब ना आपकी फैमिली वेल्थ क्रिएट कर रही है, यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल नाम पे जो सैलरीज आ रही हैं, उन सैलरीज को आपने एफडी में डाला है, कि उसको आपने पीपीएफ में डाला है, कि उसको म्यूचुअल फंड में है, कि आपने उसको डायरेक्ट इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, कि पूरा पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है, कि वो गोल्ड में है, कि सिल्वर में है, कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, कि वो पेंटिंग्स के अंदर है, कि आपने एज ए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर दूसरे बिजनेसेस के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप इन्वेस्टर हो, आप सामने वाली कंपनी के अंदर, जैसे हेल्दियन के अंदर युवराज सिंह ने इन्वेस्ट किया था ना, लाइक छोटा सा एग्जांपल है, वैसे बता रहा हूँ कि बिजनेस, मतलब आप बिजनेस को बढ़ाते चले जा रहे हो, और फैमिली ऑफिस तो नेटवर्थ को मैनेज कर रहा है। नेटवर्थ में पैसा अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड है, बाहर कितना इन्वेस्टेड है, एफडी में कितना इन्वेस्टेड है, उसकी प्लानिंग, उसकी कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, तो फैमिली उसको कर रही है। अब ये जो बिजनेस बड़े प्यार से आपने हैंडल किया है ना, इस फैमिली के अंदर जो एक बच्चा जो कॉम्पिटेंट है, जो अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव कर चुका है, वो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो सभी का ही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो सभी का है, क्योंकि फैमिली ऑफिस बन गया ना। फैमिली ऑफिस का मात्र इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट बिजनेस को रन कर रही है। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि अच्छा जगमोहन, आप समझ में आ रही है कि अब समझ में आ रही है जो आप बात कहना चाह रहे हो। गलती क्या कर रहे हैं? गलती क्या कर रहे हैं हम? गलती कर रहे हैं हम ना, बिजनेस बिजनेस में से ना वर्किंग कैपिटल को ही निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा वाला बिजनेस चल रहा है, अचानक से एक बड़ी सी डील आई, अच्छी सी डील आई, हमने कहा चलिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और उठा के बैंक के ओवरड्राफ्ट अकाउंट में से, या कैश क्रेडिट सीसी अकाउंट में से, या जो बिजनेस में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए हैं उसको निकाला, और सीधा उठा के कोई रेजिडेंशियल प्लॉट
स्कीम चंडीगढ़ में इन्वेस्ट कर दिया और बिजनेस की हालत खराब हो गई और फिर धीरे 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 उसको संभाला। समझ ही नहीं आ रही। बिजनेस को तो ऐसे समझ रखा है कि हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बिजनेस ही करेगा, यानी कि फैमिली ऑफिस की तरह वेल्थ मैनेज नहीं हो रही, बिजनेस के अंदर ही बिजनेस हो रहा है, सारी फैमिली उसी के अंदर घुसी हुई है, उसी की वर्किंग कैपिटल को बुरा हाल कर दिया है और उसको कई बार तो आईसीयू में डाल देते हैं बिजनेस के कैश फ्लो को। ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो राइट अप्रोच क्या है। आई एम सेपरेट, यानी कि फैमिली इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट। बिजनेस पूरी तरह से सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है। बिजनेस का पैसा बिजनेस का है, बिजनेस का पैसा बिजनेस का है। और बिजनेस में अगर सरप्लस पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं तो बिजनेस में अगर सरप्लस पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर रहे हो, स्केलेबल नहीं कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रोथ सक्स कैश, ग्रोथ सक्स कैश। अब अगर मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, जो पड़े रहते हैं पैसे, तो मैं क्या करूं उस पैसों का, क्या करूं ना। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस मॉडल में कोई परेशानी है। अगर आपका बिजनेस इतनी अच्छी ग्रोथ दे रहा है, 35% की आरओआई अगर आपका बिजनेस दे रहा है और अबंडेंस ऑफ मनी आपके बिजनेस में अवेलेबल है, तो आप अपने बिजनेस को सेलेबल और स्केलेबल की तरह नहीं चला रहे। क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन मोड के अंदर जाओगे तो पैसे चाहिए होंगे, तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगेगा। अगर बिजनेस का पैसा बिजनेस में नहीं लगाना और आपके पास बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट करने के लिए प्लान नहीं है और बिजनेस अपना ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली ग्रो करता चला जा रहा है और अबंडेंस ऑफ मनी जनरेट कर रहा है, कोई बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना, तो ये पैसा फिर बिजनेस से बाहर निकलेगा। in terms of salary to director, in terms of rent to director, in terms of interest on unsecured loan to director, in terms of payment of dividend to the owner। अगर आपकी एलएलपी है तो प्रॉफिट को डायरेक्टली वैसे ही पार्टनर को कैपिटल विड्रॉ के रूप में कर सकते हो। अगर आपने टैक्स प्लानिंग करनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप क्या करोगे, बाय बैक ऑफ शेयर कर सकते हो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी के साथ में। आप इस तरह की डील्स करेंगे बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, तो वो पैसा फैमिली ऑफिस के अंदर बाहर निकल कर आएगा। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, बायबैक ऑफ शेयर वो निकल के आएगा, डिविडेंड के फॉर्म में निकल के आएगा और बिजनेस को जितना चाहिए वहां पर रहेगा। बिजनेस सेपरेट है, फैमिली ऑफिस सेपरेट है। फैमिली ऑफिस क्या कर रहा है, नेटवर्थ को मैनेज कर रहा है। ओके 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 ओके, आप कह रहे हो समझ गए जुम्मन। बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए है, क्योंकि 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 आई एम सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट। ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको ना पर्सनल नेटवर्थ प्लान करनी है। आपकी जो पर्सनल नेटवर्थ होती है ना, वो आपका कॉन्टीजेंसी प्लान है। कॉन्टीजेंसी प्लान क्या है, अगर बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे होता है, मान लो मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, फेवरेबल कंडीशन चेंज हो गई, जो पेजर था वो मोबाइल बन गया, जो कोडक का जो फोन कैमरा था वो मोबाइल के अंदर कैमरे आ गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। जो जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, कोरोना आ गया, उसके बाद जो है वो मार्केट ओपन अप रही नहीं, कुछ भी कंटीजेंसी हो सकती है। इस पूरे समय के अंदर आपने जो पर्सनल नेटवर्क बिल्ड किया, आपको जो इंटरेस्ट इनकम आती है, आपको जो रेंटल इनकम आती है, आपने जो इनकम के सोर्स बना रखे हैं नेटवर्क के द्वारा, वो आपका कॉन्टीजेंसी प्लान नंबर बी है। वो आपकी पर्सनल नेटवर्क की प्लानिंग है, उसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। यस, यू गॉट इट। बिजनेस जो है ना, आप कर रहे हो और आपको जब प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो बिजनेस के नाम से मत खरीदा करो प्रॉपर्टी, सेल्फ के नाम से खरीदनी है प्रॉपर्टी। यानी कि बिजनेस चला रहे हो, फैक्ट्री है ना, जो फैक्ट्री, फैक्ट्री डायरेक्टर के नाम पर आएगी, फैक्ट्री प्रमोटर ओनर के नाम पर आएगी और ओनर उस फैक्ट्री को बिजनेस को रेंट पे दे देगा। जो रेंटल इनकम आ रही है वो इसकी इनकम है। अब नेटवर्थ इसकी है। बिजनेस की वैल्यूएशन में प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं होता। आप कैलकुलेट करके देखना, मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप वैल्यू करना चाहते हो, तो कहां से वैल्यू करोगे, उसकी अर्निंग कैपेसिटी से बिजनेस की वैल्यूएशन निकल के आती है। ईबिडा का 20%, ईबिडा का 50, ईबिडा का 20 टाइम्स, 50 टाइम, 30 टाइम ईबिडा का। आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कैपिटलाइजेशन के मेथड के द्वारा, प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन मेथड से मल्टीप्लाई किया,
आपने मार्केट को कितना कवर कर रखा है और लाइफ टाइम वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे आएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के हिसाब से आएगा, यानी कि मार्केट अप्रोच से आएगा, इनकम अप्रोच से आएगा, एसेट अप्रोच से आएगा। तो ये 3 तरह के मेथड होते हैं प्राइमरली। इसके सब मेथड है, टोटल 7 तरीके के मेथड हो गए। मुझे बताओ 7 तरीके के मेथड के अंदर जब हम नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं, तो नेट एसेट वैल्यू के अंदर जो बिजनेस में प्रॉपर्टी होती है वो तो रेफरेंस के लिए होती है ना, रेफरेंस के लिए होती है। तो वैल्यूएशन में कहाँ आता है? प्रॉपर्टी नहीं आती ना। हम कहते हैं प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पे खरीद लो, वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अरे प्रॉपर्टी खरीदने से थोड़ी बिजनेस की वैल्यूएशन बनती है। प्रॉपर्टी सेल्फ में आएगी। वेयर हाउस खरीदने हैं, गोडाउन खरीदने हैं, तो खुद के नाम पे खरीद के कंपनी को किराए पर दो। और मार्केटिंग ऑफिस खोलना है, सेल ऑफिस खोलना है, जो भी ऑफिस लेना है आपने, तो अपने नाम पे खरीदो और बिजनेस को किराए पर दे दो, ताकि आपकी अपनी नेटवर्थ बनी रहे। अब उस प्रॉपर्टी को चाहे तो आप अपने बिजनेस को रेंट पे दो, अगर मार्केट से अच्छा रेंट मिलता है तो मार्केट को। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक है ना, महिंद्रा साहब क्या करते हैं? महिंद्रा साहब कह रहे हैं कि जो कोटक महिंद्रा काम करेगा बैंक, तो उसको मेरी प्रॉपर्टी अगर मैंने दे रखी है ना, तो मुझे उसके ऊपर बकायदा किराया चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से जेन्युइनली किराया चाहिए। अगर मार्केट में इससे सस्ते रेट के ऊपर बैंक को, इंश्योरेंस को, कोटक महिंद्रा को सस्ती जगह मिल रही है ना, तो ले लो, मैं अपनी जगह किसी और को किराए पर दे दूंगा। इतनी ज्यादा क्लैरिटी है। अब बिजनेस माइंड है ना, अब उन्होंने नेटवर्थ भी अपनी बना रखी है प्रॉपर्टी की फॉर्म के अंदर, रेंटल की तरफ फॉर्म के अंदर, जो कि उनका कंटीजेंसी प्लान है। एट द सेम टाइम धंधे को इस तरीके से करते हैं कि बिजनेस की वैल्यूएशन भी करोड़ों में कर दी है। आज की डेट में ना कोटक की इक्विटी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे कम है। डिसिप्लिन मेंटेन करके चले हुए हैं ना, प्रॉपर्टी है अपने नाम पर एज ए कंटीजेंसी प्लान, यानी कि वैल्यूएशन जो है वो बिजनेस की होगी। बिजनेस एक प्रोफेशनल मैनेज्ड एंटिटी है जिसको कि कॉम्पिटेंट लोग ही चलाएंगे। ये फैमिली के अंदर जो जो 70% बिजनेसेस फर्स्ट जनरेशन में ही बंद हो जाते हैं, सेकंड जनरेशन में नहीं जा पाते, क्योंकि ढंग से प्रॉपर तरीके से सक्सेशन प्लानिंग नहीं की हुई, बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं समझा हुआ, घर के झगड़ों के अंदर ही, वो जो टेंस माहौल के अंदर ही सारा काम खराब हुआ पड़ा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया? फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिस बना के फैमिली फैमिली ऑफिस में बैठेगी, बिजनेस को कॉम्पिटेंट लोग रन करेंगे। अब क्या करना है? अब ट्रस्ट बनाने का समय आ गया है। ट्रस्ट बनाने का समय आ गया है। ये जो बिजनेस है ना, ये एज सच बिजनेस, और जो 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 आप क्रिएट कर रहे हो ना, इस बिजनेस को उठा के डाल दो ट्रस्ट के अंदर। मास्टर ट्रस्ट बनेगी। क्या बनेगी? लेट योर ट्रस्ट मैनेज दी बिजनेस। इंटरेस्टिंग है ना इंटरेस्टिंग। लाइव की स्टडी देखते हैं, टाटा ट्रस्ट। टाटा का इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, आपको मालूम है कौन है उसका मालिक? टाटा का मालिक कौन है? टाटा ट्रस्ट है। टाटा ट्रस्ट किसका मालिक है? पूरे के पूरे टाटा ग्रुप का। टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जाने कितनी कंपनियां, उसकी जो पेरेंट कंपनी है, ये सारे के सारे ट्रस्टी हैं उस ट्रस्ट के अंदर, वो मैनेज कर रही है, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग परमानेंटली कर रखी है, परमानेंटली कर रखी है। लेट योर ट्रस्ट मैनेज द बिजनेस। मास्टर ट्रस्ट जो बनती है ना, मास्टर ट्रस्ट जो बनती है, उसके अंदर एक 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 क्लोज लिख दिया जाता है। उस ट्रस्ट के अंदर कौन बेनिफिशियरी है, कौन उसके ट्रस्टी हैं, पूरा क्लियरली डिफाइंड है, पूरा डिफाइंड है। और मास्टर ट्रस्ट के अंदर किस किस का क्या क्या हक होगा, क्या क्या रोल होगा, उस मास्टर ट्रस्ट के अंदर लिख दिया गया है, ताकि बिजनेस में, फैमिली में, लाइफ में कभी झगड़ा ही ना हो, कभी कोई चक्कर पड़े ही ना। बनती कैसे है ट्रस्ट? देखो क्या होता है, एक उसके अंदर सेटलर होता है। सेटलर का मतलब हो गया ऑथर, यानी कि सियाना बंदा। आप अपनी फैमिली में बना रहे हो, सबसे बड़ा जो फैमिली मेंबर होगा उसको डिक्लेयर करो वो सेटलर है, जो कि लिख रहा है। ऑथर है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी होती है, उसकी फोटो, आईडी प्रूफ वगैरह सब लगता है, ट्रस्ट डीड बनती है, वो रजिस्टर्ड होती है, तो एक सेटलर हो गया जो लिख रहा है। अब सारे के सारे कौन हो गए? इंक्लूडिंग हिम, बेनिफिशियरी। जो ट्रस्ट बनाई जा रही है, बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी को क्या क्या बेनिफिट होगा, तो ट्रस्ट में लिख दिया गया कि ये बिजनेस जो है वो ट्रस्ट रन करेगी, और ये और इनके आने वाले परिवार,
आने वाले परिवार भी बेनिफिशियरी हैं, और इस तरह से उसके अंदर उनका इंटरेस्ट रहेगा बिजनेस की प्रॉपर्टीज के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस ही ट्रस्ट के अंदर रन कर रहे हैं। तो एक सेटलर हो गया, एक बेनिफिशियरी हो गया, फिर हो गया ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब हो गया कि जो इस ट्रस्ट की रूल्स रेगुलेशन, और कभी कोई अमेंडमेंट करनी है, कभी कोई डिसीजन लेनी है, कभी कोई कंप्लायंस करनी है जो ट्रस्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके ट्रस्टीज हैं, उसके ट्रस्टीज हैं जो कि मैनेज करते हैं, जो कि डिसीजंस लेते हैं, वोटिंग करते हैं, ट्रस्टीज ही करते हैं ट्रस्ट। तो ट्रस्टी ना बाहर के लोग भी हो सकते हैं। आजकल लोग एडवोकेट को भी ट्रस्टी बना देते हैं, सीए को भी ट्रस्टी बनाते हैं। आजकल लोग बैंक जो है ना, बैंक, वो ट्रस्टी के रोल के अंदर आते हैं। तो ट्रस्टी एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो सकता है, ट्रस्टी हो सकते हैं। ट्रस्टी नंबर ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, तो बना दिया, तो ट्रस्ट बन गई। सेटलर है जो लिख रहा है, बेनिफिशियरी है जो आपके परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर है आज जो है एंड फ्यूचर में जो आने वाले हैं, वो उसके बेनिफिशियरी बन गए। झगड़े की संभावना ही नहीं है, बिजनेस चल रहा है, चलता रहेगा। अब वो बिजनेस ट्रस्ट के अंदर आ गया, आप चाहें तो और प्रॉपर्टीज भी ट्रस्ट के अंदर डाल सकते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे वर्क करती है ट्रस्ट। तो स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट हुई, एक आइडिया आया कि यार ये फैमिली का बिजनेस कैसे मैनेज होगा। तो एक काम करते हैं, एक फैमिली ऑफिस बनाते हैं, तो पैसा इकट्ठा करते हैं, तो पैसा इकट्ठा करके अपनी नेटवर्थ खड़ी करते हैं और बिजनेस भी चलाएंगे, बिजनेस भी चलाएंगे। अब एक काम करें, बिजनेस में प्यार बना रहे, संभावना बनी रहे, तो बिजनेस कौन रन करेगा? बिजनेस को ट्रस्ट रन करेगी। तो उसके लिए एक मास्टर ट्रस्ट लिख लेते हैं। मास्टर ट्रस्ट लिखेंगे तो उसके अंदर किस किस का क्या रूल होगा, वो यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि कौन कंपनी का सीईओ बन सकता है फैमिली में से, अगर वो इस तरह की कॉम्पिटेंसी लेवल को फुलफिल करता है। ट्रस्ट बन गई। अब ट्रस्ट की खासियत क्या है कि कल को बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी नेटवर्थ सिक्योर है, आपकी लाइफ सिक्योर है। जो कुछ होगा बिजनेस के अंदर होगा, ट्रस्ट के अंदर ही होगा। उसी तरीके से अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ होता है तो ट्रस्ट सिक्योर है। जो प्रॉपर्टियां, जो बिजनेस ट्रस्ट के अंदर है ना, किसी के पर्सनल मिसकंडक्ट से उसका इम्पैक्ट ट्रस्ट के ऊपर आने वाला नहीं है। कुछ फैमिली मेंबर होते हैं ना, और नहीं जी नहीं, मुझे ये भी बिजनेस करना है, वो भी बिजनेस करना है, आप बिजनेस में से ना दुबई के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करो, बिजनेस में से ना सिंगापुर में इतना इन्वेस्ट करो। पता लगे वो इलीगल बिजनेस था, रेड हो गई, वो पता नहीं क्या क्या काम हो गए, पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो स्टेक के ऊपर आ गया ना। ये नेटवर्थ है, इसको जहां मर्जी लगाओ, हेल्थ की बिजनेस में पैसे लगाओ, हेल्थियन में लगाओ, युवराज सिंह को लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, जो मर्जी करो, ये नेटवर्थ है। वहां से बाहर कहीं इन्वेस्ट करते रहो, लेकिन ये बिजनेस के पैसे को आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बिजनेस को उठा के डाल दिया ट्रस्ट में, और वो प्रॉपर्टी जो नेटवर्थ के अंदर है, फैमिली ऑफिस के अंदर है, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म है, ये सभी की है और इसको चलना ही है आगे, और इसको जरा ज्वाइंटली डिसीजन लेने दो, इस प्रॉपर्टी को उठा के भेज दो ट्रस्ट के अंदर, चल भाई दे दी ट्रस्ट। स्टैंप ड्यूटी लगेगी अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में शिफ्ट करते हो, तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6% जो भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी लगेगी। लेकिन आज क्लैरिटी आ गई ना, जितनी भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी जिसको आपको पता है कि फैमिली ओन्ड इनहेरिटेड हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने ना बेचना ही नहीं है। हमारी कंपनी, हमारे परिवार का वैल्यू सिस्टम है कि हम पारिवारिक संपत्ति को बेचते ही नहीं है, तो उसको उठा के ना झगड़ा ही खत्म करो, ट्रस्ट में भेज दो और ट्रस्ट की मास्टर ट्रस्ट डीड बना दो। कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं, कभी कोई नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रस्ट के ऊपर कोई छेड़खानी कर नहीं सकता, पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट सेपरेट हो गई। दूसरा, कल को अगर इनहेरिटेंस टैक्स आया, पीछे नोटबंदी हो गई ना, हो ही गई, और जाने कौन कौन से कानून आ गए, जीएसटी भी आ गया था। अब अगला जो कानून आना है ना, वो बेनामी प्रॉपर्टी का आना है। अगला कानून जो आना है वो इनहेरिटेंस टैक्स का आना है। तैयारी हो चुकी पीछे मिनिस्ट्री की तरफ से, अब कितनी तैयारी हुई है मुझे नहीं पता, जैसे आपको पता मुझे भी उतना ही पता, उड़ती उड़ती खबर। लेकिन सारे ये बात करते हैं, जितने भी आईएएस हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जब पर्सनली उनसे बात होती है और जो अंदर खाते बैठ के बात कर रहे हैं, कहते हैं भाई साहब अगला नंबर ना प्रॉपर्टी का है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन अभी जरा 2024 के इलेक्शन हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो अगर मान लो इनहेरिटेंस टैक्स आ गया, बेनामी प्रॉपर्टी का कुछ हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम आ गया, तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का ना सरकार के पास पैसा आ जाएगा। किसके द्वारा? एक तो बेनामी प्रॉपर्टी जब नाम के साथ में आ जाएगी,
दूसरा, इनहेरिटेंस टैक्स लगाया, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जब प्रॉपर्टी शिफ्ट होती है ना, तो कुछ कंट्रीज के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है कि बेटा फादर की प्रॉपर्टी को ले रहा है, इतना टैक्स जमा करा दे। ट्रस्ट में अगर प्रॉपर्टी चली गई ना, कोई इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा ही नहीं। ट्रस्ट में अगर प्रॉपर्टी चली गई ना, फैमिली के सारे झगड़े खत्म हो गए हैं, क्योंकि मास्टर ट्रस्ट डीड में जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी तो उसी के हिसाब से ही चलेगी। नहीं तो क्या होता है, किसी इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्ट्री होती है, जब वो एक्सपायर करता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं झगड़े, किस बात के, कि भाई मैं इसका लीगल हियर हूँ, नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी फैमिली की थी, वो तो चाचा जी के नाम पर वैसे ही हमने रजिस्ट्री कराई थी, वो तो ताया जी के नाम पे वैसे ही कराई थी, वैसे ही कराई थी, वैसे क्या कराई थी, उनकी थी। बच्चे कहते हैं ना ये तो हमारी है, कब्जा हो गया, देख लो इनहेरिटेंस के हिसाब से ये हमारी होनी चाहिए, पड़ गया पंगा, पड़ गया पंगा। ट्रस्ट के अंदर होगी तो चक्कर ही खत्म, ऐसा कोई रिस्क आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट टेकन केयर हो गया ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद। ओके, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल क्या निकल के आ रहा है बिजनेस की सक्सेशन प्लानिंग के अंदर, वन ऑफ द टूल सक्सेशन प्लानिंग के अंदर है क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। एक बात को ध्यान में रखो, आप अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर रहे। मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन ये है कि बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में ये बिजनेस चलता रहे, जैसे टाटास का बिजनेस चल रहा है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और परिवार में एक हार्मनी बनी रहे, और बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस के पास रहे, बिजनेस एक सेपरेट लीगलिटी चले, वहां से जो पैसा निकलता है उससे चाहे हम सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, पर्सनली अपनी कैपेसिटी में जो भी पैसा अर्न करेंगे वो फैमिली ऑफिस उसको मैनेज करेगा, वो नेटवर्क हम क्रिएट कर लेंगे, वो क्रिएट होती रहे। अब ये युगों युगों तक बिजनेस चलता चला जाएगा, यानी कि अपना मेन फोकस ध्यान में रखते हुए बिजनेस को ट्रस्ट के अंदर आपने क्रिएट कर लिया थ्रू दी सक्सेशन प्लानिंग। ये है आज का टॉपिक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कितना डीप है ना, कितना इंटरेस्टिंग है और कितना डीप है। आया मजा, कैसा लगा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला आज के सेशन के अंदर। तो मुझे बताओ, जो लोग मेरे साथ आज 5 AM के अंदर लाइव हैं, ये मैंने चैट बॉक्स को एक्टिवेट कर दिया है, ये मैंने कर दिया चैट बॉक्स को एक्टिवेट। तो जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे बताओ ये सेशन कैसा लगा आपको, क्या इनसाइट्स मिली आपको, क्या नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ, नया इनसाइट क्रिएट, नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ, आपको कैसा लग रहा है आज का सेशन सुनने के बाद, सेशन सुनने के बाद कुछ कुछ बिजनेस को, धंधे को करने की क्लैरिटी आई, चाहे हम सक्सेशन प्लानिंग करें ना करें, लेकिन ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात आपको समझ में आई, ये आपको नेटवर्थ मैनेज करने की बात समझ में आई, है ना, है ना इंटरेस्टिंग। आपको कैसा लग रहा है आज लाइव इस सेशन में पार्टिसिपेट करके, जरा चैट बॉक्स में लिख दो और मैं आपके कमेंट पढ़ाऊं, क्योंकि सुबह 5 बजे जब आप लाइव मेरे साथ आते हो और मैं आपके साथ में इंटरेक्ट करता हूं, तो मेरा ना मोटिवेशन और कई लेवल तक बड़ा होता है। वाह वाह वाह, जरा देखते हैं क्या कमेंट्स आ रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे। रविकांत लोढ़ा जी, अरे क्या बात है, स्वागत है सर आपका, ग्रेट सर, अमेजिंग इंसाइट, थैंक यू रविकांत जी। राहुल अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं, ग्रेट इंसाइट, नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। अरे राहुल अग्रवाल जी, इतना डीप सब्जेक्ट है ना ये, इतना डीप सब्जेक्ट है, अभी तो मैंने जो पूरा का पूरा ओशन है उसकी ऊपर की टिप को टच किया, अभी तो मैंने नीड ही बताई है क्या होती है, उसमें एक हल्का सा रोल बताया उसका कि ट्रस्ट भी कुछ काम करती है। अब मास्टर ट्रस्ट होती है, सब ट्रस्ट होती है, एचयूएफ का अपना रोल होता है इसके अंदर, और किस तरह से इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट और विल, हाँ वसीयत, इन सबको मिला जुला के किस तरीके से पूरी की पूरी सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, और डीप जाने की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। धर्मेंद्र झा जी कह रहे हैं ग्रेट, थैंक यू धर्मेंद्र जी पार्टिसिपेटिंग। रविकांत जी कह रहे हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑलवेज वर थॉट टू बी इन बिजनेस नेम, नाउ न्यू इनसाइट। देखिए देखिए कितनी डीप बात आपने पकड़ ली है, आपको मैंने रेफर कर दिया है प्रोफेशनल और लीडिंग तरीके से कैसे बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉपर्टी कैसे खरीद रहे हैं। सुशील धवन जी कह रहे हैं न्यू क्लैरिटी, सुशील जी थैंक यू। डॉक्टर संजय नरवाल जी सुपर्ब, रविकांत जी मजे आए, मजे आते हैं ग्रेट।
जी एस सुनिया जी कह रहे हैं आई ओपनर रहा के कृष्ण महेश्वरी जी, व्हाट टू डू इन ट्रस्ट एंड व्हाट गोज अदरवाइज। बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट में गई, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट के अंदर गई, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी जो ट्रेडिंग करने के लिए रखी हुई है वो आपके पर्सनल नाम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप अपनी सैलरी के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, रेंट के द्वारा एफडी वगैरह बनाते हो, जो इनकम जर्न करते हो, वो आपकी इंडिविजुअल नेटवर्थ क्रिएट होती रहेगी, वो नेटवर्थ के अंदर आती रहेगी। लॉन्ग रन में बिजनेस के महेश्वरी जी ट्रस्ट के अंदर जाएगा। आनंद गुप्ता जी, न्यू कंसेप्ट एवर एक्सप्लेन टू मी। आहा, बहुत डीप है आनंद गुप्ता जी ये। मेक 1-to-1 सेशन विद ऑल ऑफ अस, फिजिकल नॉट वर्चुअल। हाँ ठीक है, एक ना मैं अक्टूबर में सेशन प्लान कर रहा हूँ 1-to-1 का, तो डिटेल में कर लेंगे इसके ऊपर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। चलो 1-to-1 में भी करेंगे, फिजिकल में भी करेंगे। संजीव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, यू आर ग्रेट बॉस, ऑलवेज गिव न्यू एक्सीलेंट एंड यूजफुल आइडिया। तुसी ग्रेट हो। थैंक यू संजीव जी, ग्रेट तो आप हो, आपके प्यार से ही तो ये सब चीजें क्रिएट हो रही। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सक्सेशन इज ऑलवेज अ बिग हेडेक टू मी सिंस माय ओनली सन हैज नो इंटरेस्ट इन बिजनेस। तो पूरा प्लान करेंगे इसका धर्मेंद्र जी, पूरा प्लान करेंगे, क्या पता लिस्टिंग करवा दें ट्रस्ट के अंदर। चलिए रविकांत जी, मजे आ गए। ओके, मुरेश जी, कैन वी टेक होम लोन फॉर प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट लैब ले सकती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट इनसाइट। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन लाइव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के साथ में। टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड। बाय। अरे क्वेश्चन आ गया। मयूरेशी कह रहे हैं ट्रस्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड। बिल्कुल 100% ट्रस्ट को बकायदा सेटलर बनाएगा, बेनिफिशियरी होंगे, उसके अंदर ट्रस्टी होंगे, फिर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, फोटो खींची जाएंगी, रजिस्टर्ड होगा। सर डिक्लेयर कर दो अक्टूबर का सेशन, 29 अक्टूबर दिवाली के बाद। टेंटेटिव डेट है, सबकी सहमति ले लेते हैं 29 अक्टूबर। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर participation. Thank you. Have a great and amazing time ahead.